गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्चना आप सभी का जज अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का देखिए बहुत ही बेहतरीन सेक्शन हमारा रहने वाला है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से। देखिए कोई भी एग्जाम होता है उसमें जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आपने अगर कोई भी एग्जाम दिया है तो आप लोगों को पता भी होगा कि जनसंख्या से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन जनसंख्या से बनते हैं तो आज की क्लास में सभी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। छोटी सी क्लास रहेगी जिसमें आपको बहुत ही डीपली समझाएंगे कि जनसंख्या से क्या क्या इफेक्ट रहते हैं, क्या क्या आर्थिक प्रभाव पड़ता है हमारे इंडिया में, जो इकोनॉमी होती है और जो जनसंख्या होती है उसके बढ़ने के रीजन क्या है यानी कारण क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कभी यहीं से पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि का निम्न में कौन सा कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत से रीजन है जनसंख्या वृद्धि के और कुछ हम लोग भी जिम्मेदार हैं यानी पॉपुलेशन ग्रोथ में। ठीक है, तो देखेंगे किस प्रकार से हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अब चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ताकि ये जो आज की क्लास है सभी लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो क्या आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए जो जनसंख्या का सिद्धांत है, सबसे पहले हम बेसिक से बताएंगे कि जनसंख्या का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आ चुका है कि जो पॉपुलेशन का सिद्धांत यानी जनसंख्या का सिद्धांत है ये किसने दिया। तो किसने दिया? माल्थस ने दिया। नाम आपको याद रहेगा सभी लोगों को अच्छे से कि जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया यानी पॉपुलेशन थ्योरी किसने दी है, तो माल्थस ने दी है। राइटर कौन है? माल्थस। तो देखिए एक बार इसे नोट भी करते चलिए, क्या यहाँ पर हमारा पॉइंट रहेगा, जनसंख्या का सिद्धांत। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? तो माल्थस ने दिया है। कौन व्यक्ति है? माल्थस है। ठीक है, माल्थस ये एक राइटर है, इन्होंने जनसंख्या यानी पॉपुलेशन थ्योरी दी है। ठीक है, थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। समझ में आया सभी को इतना पॉइंट? बहुत इजी पॉइंट है हमारा कि जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है, तो माल्थस ने दिया है। अब देखिए जो जनसंख्या है ये किस श्रेणी में बढ़ती है। क्वेश्चन आएगा कि जनसंख्या ग्रोथ किस श्रेणी में होता है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। देखिए दो श्रेणियां होती है, आपने पढ़ी होगी, एक होती है जीपी और दूसरी होती है एसपी। तो देखिए जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो किस श्रेणी में होती है, वो जीपी में होती है यानी गुणोत्तर श्रेणी में होती है। तो पॉइंट बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे कि जनसंख्या वृद्धि किस श्रेणी में होती है, जनसंख्या वृद्धि किसमें होती है, ये गुणोत्तर श्रेणी में होती है यानी जीपी में होती है। किसमें होती है? गुणोत्तर श्रेणी में। अभी हम आपको आगे बताएंगे गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, परेशान नहीं होना है सभी को, पहले इसे आप नोट डाउन कीजिए फिर हम आपको बताएंगे कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। तो गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी में बढ़ती है जनसंख्या। ठीक है, जीपी। और देखिए ये तो है जनसंख्या, कोई भी अनाज या खाद्यान्न होता है वो किसमें बढ़ता है, तो वो एपी में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? एपी में। जनसंख्या बढ़ती है जीपी में, और मान लीजिए हमने कोई भी खाद्यान्न किया है तो वो किसमें बढ़ेगा, एपी में बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे इसमें बात करते हैं हम लोग कि जनसंख्या डबल कितने साल में हो जाती है। मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या कितनी है, मान के चलिए 15,000 है किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में। अब क्वेश्चन अगर कोई करे कि ये जनसंख्या है, मान लीजिए हमने जनसंख्या का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है, किसी ने क्वेश्चन हमसे कर दिया कि जो जनसंख्या है ये कितने साल में यानी कितने ईयर में डबल हो जाएगी, तो आपको ये आना चाहिए। तो देखिए इसमें पॉइंट हमारा क्या बनेगा, कितनी भी जनसंख्या हो मायने नहीं रखती कि 15,000 ही हो। ठीक है, तो इसमें पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जनसंख्या डबल होने में कितने साल लगते हैं, तो 16 साल के बाद। कितने साल के बाद? 16 साल के बाद। 16 साल के बाद जनसंख्या क्या हो जाती है,
डबल हो जाती है। डबल तो आप सभी लोग जानते होंगे ना, यानी दोगुनी हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो देखिए इसमें आपका ये बाउंडेशन नहीं रहेगी कि किसी साल की जनसंख्या मान लीजिए 2000 है तो 2000 लिमिट में रहेगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है और 16 साल बाद जब आप उस गांव में जाओगे तो उस गांव की जनसंख्या कितनी हो चुकी होगी, 10,000 हो गई होगी, यानी डबल हो गई होगी। डबल का मतलब यही तो होता है ना, यानी 2 से गुणा कर दो तो वो डबल हो जाएगी। तो ये होता है जनसंख्या का सिद्धांत, यानी जो भी जनसंख्या होगी गांव की, 15,000 हो या 10,000 हो या 20,000 हो या 25,000 हो या लाखों में हो, 16 साल बाद जब आप वहां पहुंचोगे दोबारा तो जनसंख्या डबल हो चुकी होगी। 10,000 होगी तो 20,000 हो चुकी होगी, 20,000 होगी तो 40,000 हो चुकी होगी, 40,000 अगर वर्तमान में होगी, 16 साल बाद आप पहुंचोगे तो 80,000 हो चुकी होगी। यही तो है ना जनसंख्या में, यानी प्रत्येक 16 साल के बाद जनसंख्या डबल हो जाती है। ठीक है, अब आगे इसमें हम लोग बात करते हैं जनसंख्या बढ़ने की अवस्थाएं कितनी है, यानी कितनी अवस्थाओं में जनसंख्या ग्रोथ होती है। तो देखिए एक तरफ से इसमें अच्छे से नोट करेंगे हम सभी लोग, पहले तो इसको बना रहने दें। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिए, क्योंकि देखिए जो क्लास आज हम पढ़ा रहे हैं बहुत कम समय में कंप्लीट कर देंगे क्लास, लेकिन जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे कवर करवा के जाएंगे हम आप लोगों को। तो देखिए जनसंख्या कितनी स्टेप्स में बढ़ती है, 5 स्टेप्स में। तो इसमें नोट कीजिए जनसंख्या वृद्धि 5 स्टेप्स में होती है। ठीक है, 5 स्टेप्स में होती है, 5 श्रेणियों में जनसंख्या वृद्धि होती है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, देखिए फर्स्ट हम लोग किससे तुलना करेंगे यानी कंपैरिजन करेंगे, तो जन्म से, यानी जब कोई भी बेबी बॉर्न होता है तभी से जनसंख्या ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट श्रेणी में हम लोगों का क्या रहेगा, यानी जन्म। तो देखेंगे सबसे पहले जन्म की दर क्या रहेगी। देखिए मान के चलिए पहली श्रेणी रहेगी हमारी, ठीक है, फर्स्ट श्रेणी है। तो फर्स्ट श्रेणी में क्या हुआ है कि जनसंख्या में जो जन्म दर रही है, क्या है, जन्म दर। ठीक है, जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि रही है। इसमें आप एक सिंबल बना लीजिए अत्यधिक वृद्धि का, ये सिंबल रहेगा। ठीक है, ये सिंबल रहेगा जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि का। तो इससे आप क्या समझ पाओगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या रहा है, पॉपुलेशन में जन्म दर में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, यानी बहुत ही बेबी बॉर्न हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जन्म हुआ तो इसमें डेथ भी होगी यानी मृत्यु भी होगी। तो इसमें मृत्यु की क्या कंपैरिजन रही, तो इसमें देखिए मृत्यु जब इसमें अधिक बॉर्न हुए तो इसमें एक और पॉइंट ये बना कि जब अधिक जन्म हुए तो अधिक मृत्यु भी हुई है, मृत्यु यानी डेथ भी अधिक ही हुई है। ये हम लोग बेसिक से बता रहे हैं आपको, यानी प्राचीन समय से जो भी स्टेप्स रही है पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो देखिए इसमें फर्स्ट में यानी बोर्न अधिक हुए हैं, डेथ भी अधिक हुई है। तब क्या था, देखिए जो हमारी एजुकेशन है इतनी डेवलप नहीं थी, यानी शिक्षा इतनी विस्तृत नहीं थी जितनी आज के समय में है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि में अगर हम सबसे ज्यादा किसी भी चीज को उसका रीजन बताएंगे यानी इफेक्ट समझेंगे, कारण बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा कारण कौन सा है, तो हम तो उसको क्या बताएंगे, एजुकेशन ही बताएंगे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण होता है एजुकेशन यानी शिक्षित ना होना, ये जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण होता है। अब देखिए जी प्राचीन समय में जब जन्म दर अधिक थी, जन्म दर अधिक क्यों थी, क्योंकि शिक्षा का अभाव था, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ही शिक्षा का अभाव था। देखिए आज के दौर में क्या है, गर्ल्स यानी फीमेल्स तो फिर भी बहुत पढ़ लिख गई है, लेकिन अभी उतना नहीं हुआ है ग्रोथ जितना मेल्स का हो चुका है, यानी पुरुषों का ग्रोथ हो चुका है शिक्षा के मामले में हम देखेंगे तो।
तो देखिए मेल्स यानी जो पुरुष होते हैं वो अधिक पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन जो वुमेन्स हैं वो आज भी उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। यानी फीमेल्स एजुकेशन में आज भी कुछ कमियां हैं जो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ में योगदान देती हैं। कुछ एजुकेशन में ऐसी कमियां रह गई हैं, तो क्या कमियां हैं उनको आज हम लोग इस क्लास में भी जानेंगे। तो देखिए जब इसमें पॉपुलेशन यानी जो एजुकेशन है उसकी कमी थी, यानी शिक्षा का अभाव था, तो क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि में जन्म दर अधिक रही। फर्स्ट स्टेप में क्या था, जन्म दर अधिक रही। लेकिन क्या था, जब मान लीजिए जनसंख्या वो एजुकेशन यानी शिक्षा का अभाव हुई है तो मृत्यु भी अधिक हुई। उसका रीजन क्या था कि जब किसी भी चीज कोई भी यानी जो बेबी बोर्न अधिक हुए, लेकिन उस समय क्या था, बीमार हो गए, कोई भी कारण मान लीजिए बीमारी अधिक हो गई, तो देखिए क्या था, उस समय हमारी साइंटिफिक व्यवस्था यानी जो मेडिकल थे उतने उस समय उपलब्ध नहीं थे, यानी औपचारिक साधन नहीं थे, जिससे जन्म दर तो अधिक रही लेकिन मृत्यु दर भी अधिक रही। क्यों, ये सिंपल सी बात है कि जब शिक्षा का अभाव था तो उस समय हमें औपचारिक साधन कहाँ से मिलेंगे, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जन्म हुआ और औपचारिक साधनों की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, साधन ही नहीं थे उपलब्ध हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये तो थी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में होगा जन्म दर तो अधिक रही। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये हमारी आ गई। तो सेकेंड स्टेप में क्या है, जन्म दर उतनी ही रही जितनी प्राचीन समय में थी, यानी जन्म दर अधिक रही। लेकिन जो मृत्यु दर थी इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा चेंजमेंट हुआ, मृत्यु दर में थोड़ा चेंजमेंट हुआ, यानी ये कम हो गई, मृत्यु दर कम हो गई। तो कम का सिंबल कैसा लगाएंगे हम लोग, ऐसा लगाएंगे। ठीक है, यानी कुछ कम हो गई, ये ज्यादा कम नहीं हम कह सकते इसको, थोड़ी कम हुई, यानी पहले तो ये 3 सिंबल बने यानी अधिक मृत्यु दर हुई, लेकिन जब यहाँ पर ये जन्म दर उतनी ही रही सेकंड स्टेप में, लेकिन जो मृत्यु दर थी वो कुछ कम हो गई। क्या हुआ कि इसमें तो औपचारिक साधन यानी जो भी उपचार के साधन थे वो इतने उपलब्ध नहीं थे, यानी मेडिकल व्यवस्था इतनी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन जब सेकेंड स्टेप आई तो इसमें क्या हुआ, जन्म दर तो उतना ही रहा, लेकिन जो मेडिकल व्यवस्था थी कुछ अच्छी हो गई। जैसे किसी बच्चे को बुखार आया तुरंत मेडिकल लेके गए, वो ठीक हो गया, तो यानी अब उसकी डेथ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर तो था ही मेडिकल साइंस की वजह से मृत्यु दर भी अधिक हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमें मेडिकल सेवा उपलब्ध है, तो यहाँ पर कोई भी यानी ज्यादातर बेबी बॉर्न हुए तो, लेकिन डेथ नहीं हुई उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या अधिक वृद्धि हुई। आप समझ पाओगे, यहाँ पर मान के चलिए 100 बच्चे बॉर्न हुए, यानी कुछ बस्ती में हम देखेंगे तो 100 बच्चे बॉर्न हुए, लेकिन क्या हुआ, 100 बच्चों में से 2 की डेथ हो गई। तो क्या हुआ, 100 बच्चों में भी 80 बच्चे ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं कह सकते हैं, तो क्या हुआ, ये तो जनसंख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि हुई। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या था, जन्म दर में जैसे ज्यादा जन्म भी हुए मृत्यु भी, जैसे आप शाहजहां को ले लीजिए, शाहजहां के कितने पुत्र थे, 14 पुत्र थे, तो 14 पुत्रों में से कितने पुत्र उसके बचे थे, 7 पुत्र बचे थे, यानी जन्म दर तो खूब था, लेकिन क्या हुआ, मृत्यु दर भी बढ़ गई उसमें, उसके 14 पुत्र जन्म हुए और 7 एक्सपायर हो गए, तो 7 ही बचे ना। तो ये था फर्स्ट स्टेप का एग्जांपल। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इसमें जनसंख्या वृद्धि में तो बहुत अधिक वृद्धि रही, लेकिन मृत्यु दर में कुछ कमी हुई। अब मृत्यु दर में कमी होने से क्या हुआ, देखिए अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, जैसे बच्चे बहुत अधिक मात्रा में बॉर्न हो रहे हैं, लेकिन जो डेथ है उनकी नहीं हो रही है, यानी सब सेवा उपलब्ध है। तो क्या हुआ, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी इस स्टेप में, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। अब हमारा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन जल्दी से रिप्लाई देना है आप लोगों को कि किस स्टेप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही। तो कौन सी स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है जिसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही।
फर्स्ट स्टेप में नहीं रही क्योंकि जितने वर्ड हुए उतने एक्सपायर हो गए, तो वहां पर फर्स्ट स्टेप में इतना नहीं रहा, लेकिन सेकेंड स्टेप में जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ अधिक रहा। ठीक है, अब आइए थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या रहेगा, थर्ड स्टेप में रहेगा कि जनसंख्या में जो जन्म दर थे वो कुछ कम हुए, यानी जन्म दर कुछ कम रहा। कितना कम रहा, जन्म दर इतना कम हुआ। इसको हम बिल्कुल कम नहीं कह सकते हैं, थोड़ा कम कह सकते हैं। ठीक है, यानी जन्म दर में कुछ कमी आई। तो इस तरफ क्या हुआ, मृत्यु दर में, मृत्यु दर में भी कुछ कमी आई। मृत्यु दर में क्या हुआ, इसमें भी कुछ कमी आई, यानी जितनी यहाँ पर जन्म दर में कमी आई उतनी ही यहाँ पर मृत्यु दर में कमी हुई। ठीक है, यानी इसका एग्जांपल इससे सेम खाता है, जितना जन्म हुआ उतनी मृत्यु हुई, और इसका भी जितना कम जन्म हुआ उतनी कम मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये सेम रहे। तो ये थर्ड स्टेप में था। इसमें क्या हुआ कि जनसंख्या है वो थोड़ी स्थिर हुई। ठीक है, जनसंख्या में क्या हुआ, थोड़ी स्थिर हुई। स्थिर किस प्रकार से हुई, अगर एक बच्चे का जन्म हुआ तो एक ही बच्चे की डेथ हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, जनसंख्या स्थिर रही हमारी, किस स्टेप में, थर्ड स्टेप में। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि अधिक जनसंख्या जन्म दर, जो अधिक जन्म दर है वो कमी आई, यानी जन्म दर में अधिक कमी आई, कहने का मतलब हमारा ये है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या रहेगा, जन्म दर में क्या हुआ, अधिक कमी आई। ये अधिक है लेकिन अत्यधिक नहीं है, समझना अच्छे से है सभी को। ठीक है, ये अधिक है अत्यधिक नहीं है। तो जन्म दर में क्या हुआ, अधिक कमी आई, और मृत्यु दर में क्या हुआ, यहाँ पर जन्म दर में अत्यधिक कमी नहीं अधिक कमी आई, और मृत्यु दर में क्या हुआ, इसमें भी अधिक कमी आई। ठीक है, इसमें भी अधिक कमी आई, यानी मृत्यु दर भी कम हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अधिक स्थिर हुई जनसंख्या। क्या हुआ, अधिक स्थिर हुई। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जनसंख्या अधिक स्थिर हुई, स्थिर हुई। ठीक है, कौन सी स्टेप में, फोर्थ स्टेप में जनसंख्या अधिक स्थिर हुई। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक पॉइंट रहेगा कि जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो किस स्टेप में रहेगी। तो वो कौन सी स्टेप में रहेगी, फोर्थ स्टेप में रहेगी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन। ठीक है, क्यों रहेगी, क्योंकि इंडिया में आज यही है कि जन्म दर में अधिक कमी भी है और मृत्यु दर में भी अधिक कमी है, यानी साधन भी, औपचारिक व्यवस्थाएं भी उतनी ही तेज है जितनी तेज जन्म दर में कमी आई है। समझ में आया आपको यहाँ तक पॉइंट। तो देखिए हमारा इंडिया किस स्टेप में है, ये फोर्थ स्टेप में है। अब देखिए अगला हमारा क्या रहेगा, इसमें फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में हम लोग देखेंगे, इसमें रहेगा जन्म दर। तो जन्म दर में क्या होगा, इसमें अत्यधिक जनसंख्या कैसी होगी, अत्यधिक जन्म दर में कमी आएगी। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अत्यधिक कमी आएगी। तो ये हो गया अत्यधिक का सिंबल। ठीक है, अत्यधिक जन्म दर में कमी आएगी। मृत्यु दर में क्या होगा, मृत्यु दर में इसमें क्या होगा, तो इसमें भी अत्यधिक ही कमी ही आएगी। क्या होगा, अत्यधिक कमी आएगी। अब देखिए ये तो है हमारी इंडिया की स्टेप। फोर्थ स्टेप किसकी है, इंडिया की। लेकिन जो फिफ्थ स्टेप है ये किन देशों की है, तो ये विकसित देशों की स्टेप है। कौन से देश है, विकसित देश। विकसित देश आप समझ चुके हो ना, जो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। हमारा इंडिया कैसा है, डेवलप यानी विकासशील है, और ये विकसित देश है। विकसित और विकासशील देशों में क्या इफेक्ट होता है, तो देखिए जो विकसित देश होते हैं उनका विकास हो चुका होता है, और जो विकासशील होते हैं वो अभी विकास यानी डेवलपमेंट पर उस सीमा पर चल रहे हैं। ये अंतर होता है उसमें।
समझ में आया। तो देखिए विकसित देशों में क्या होता है, बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती है जैसे स्पेन वगैरह आप ले लीजिए, उसमें क्या होता है बहुत सी महिलाएं होती हैं जो अपने बच्चे को यानी अपना बेबी बॉर्न नहीं करती, वो दूसरे से ले लेती हैं, ऐसा होता है, यानी उसको गोद ले लेती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, या खरीद लेती हैं, उसको बाय कर लेती हैं, तो ये होता है। तो ये है विकसित देशों की पॉपुलेशन से संबंधित स्टेप। और फोर्थ स्टेप है हमारी इंडिया की। ये पांचों स्टेप्स आपको समझ में आ गए, उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को ये पांचों स्टेप्स समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़े। इसमें आगे देखिए हम लोग इसमें क्या देखेंगे, बढ़ने के कारण। इसमें पांचों स्टेप हम लोग जान चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में अत्यधिक जन्म होंगे और मृत्यु भी अत्यधिक होगी। सेकेंड स्टेप में जन्म दर तो अधिक रहा लेकिन मृत्यु दर में कुछ कमी आई। थर्ड स्टेप में मृत्यु दर में भी कमी आई, जन्म में भी कमी आई और मृत्यु दर में भी कमी आई। और फोर्थ स्टेप में क्या था, अधिक जन्म दर में कमी आई और मृत्यु दर में भी अधिक कमी आई। और ये स्टेप है हमारी इंडिया की। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप में क्या है कि अत्यधिक, यानी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो अधिक स्थिर है, तो ये अत्यधिक जन्म हुआ और अत्यधिक मृत्यु दर भी हुई, तो ये विकसित देशों की स्टेप रहेगी। अब हम लोग इसमें आगे बात करेंगे कि इसके रीजन क्या रहते हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजन, कारण क्या क्या होते हैं जनसंख्या वृद्धि के। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था, माल्थस ने दिया। और जनसंख्या डबल कितने ईयर में हो जाती है, तो ये 16 साल के बाद डबल हो जाती है। और देखिए क्वेश्चन एक यहाँ से भी बनेगा कि जनसंख्या है ये कितनी श्रेणियों में बढ़ती है, यानी कितनी स्टेप्स में जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो 5 स्टेप्स में। समझ में आया आपको यहाँ तक। अब इसमें लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ, रीजन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रीजन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, रीजन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें देखिए यानी क्या क्या कारण रहेंगे जनसंख्या वृद्धि के। तो इसमें फर्स्ट कारण हमने जो अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, फीमेल्स एजुकेशन, यानी महिलाओं की शिक्षा, इसका जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इसका पहला रीजन है फीमेल्स एजुकेशन। पहला क्या है, फीमेल्स एजुकेशन। ठीक है, यानी स्त्रियों की शिक्षा। अब देखिए कोई भी स्त्री है अगर वो शिक्षित नहीं होगी तो उसका योगदान किस प्रकार, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित होता है तो क्या होता है, उसका जो माइंड होता है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है शिक्षा ग्रहण करने के बाद। लेकिन जब तक हम शिक्षा नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारा माइंड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा। तो देखिए जो हमारी सोचने की कैपेसिटी होती है, अगर हम एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं रहे तो इतनी अधिक नहीं होती। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो जो महिलाएं होती हैं अगर उनमें जो शिक्षा नहीं होगी, उनमें शिक्षा का अभाव रहेगा, तो वो क्या समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या क्या गलत है। ठीक है, तो देखिए जैसे बहुत सी पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं तो वो ये बात समझती हैं कि मान लीजिए हमारे 2 बच्चे हैं, अगर शिक्षित होंगे तो वो ये जरूर सोचेंगी, अगर शिक्षित हैं तो वो ये सोचेंगे कि हमारे 2 बच्चे हैं, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, उनकी अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, उनका अच्छा बैग होना चाहिए, उनके लिए अच्छे जूते होने चाहिए। ठीक है, वो सारी सुविधाओं के बारे में सोचेंगी। अगर मान के चलिए कोई भी महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको क्या होगा, वो उस चीज के बारे में जानती ही नहीं है, सोचेगी कहाँ से। ठीक है, तो वो तो ये समझेगी चलो जो भी है ठीक है, वो उसको उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप होती है जनसंख्या वृद्धि में फीमेल्स एजुकेशन की, जो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको ऑप्शन में 3-4 स्टेप्स दे दिए जाए, रीजन दे दिए जाए, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा रीजन क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ में, तो आप टिक करके आओगे फीमेल्स एजुकेशन, यानी सबसे ज्यादा यही रीजन है। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं सेकंड रीजन क्या है। तो सेकंड रीजन इसमें है फीमेल्स राइट एंड इक्वलिटी। क्या है? फीमेल्स राइट्स एंड इक्वलिटी, यानी स्त्रियों में जो समानता का अधिकार है वो आज भी, देखिए हमारा संविधान बन चुका है, उसमें हमें फंडामेंटल जो राइट्स हैं, समानता के अधिकार हैं वो पूरे दिए जा चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गए। अगर आप आज भी ग्रामीण क्षेत्र में घुसोगे तो आपको वहां पर एक भी समानता का अधिकार नहीं देखने को मिलेगा। क्या है वहां पर? वहां पर स्त्रियों की आज भी पोजीशन बहुत दयनीय देखने को मिलती है। तो क्या है कि जो हमारी शिक्षा है, अगर स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करेंगी, फीमेल्स अपने अधिकार समझेंगी, तो वो आगे विकास के रास्ते पर चल सकेंगी। ठीक है, तो क्या है अगला हमारा पॉइंट? फीमेल्स राइट्स एंड इक्वलिटी। फीमेल राइट एंड इक्वलिटी। ठीक है, अब देखिए जो क्या होता है स्त्रियों में फीमेल्स राइट यानी समानता क्या होती है। मान के चलिए कोई भी गांव की लड़की है, पहली बात तो देखिए जो गांव होता है उसमें बहुत सी लड़कियां नहीं पढ़ पाती, बहुत सी क्या 100 में एक ही लड़की होगी जो पढ़ सकेगी, अपना पूरी जिंदगी अपना अब करियर बना सकेगी। लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर बाई चांस उसने अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली, किसी में उसकी जॉब लग गई, तो देखिए गांव में आजकल क्या होता है, विलेज में अगर वो कल जॉब करने जाने लगी तो गांव का एक बुड्ढा ये कहेगा, देखो ये कहाँ जाती है, देखो ये कैसे कपड़े पहनती है, देखो कैसे बात करती है, उसको अब दिक्कत होने लगी है के जाने से। तो ये क्या होता है, ये विलेज में आज भी समस्या बनी हुई कि हर इंसान दूसरे इंसान की सफलता से जलता है, यानी उसको सफल देखना ही नहीं चाहता वो। और सबसे खासकर तो फीमेल्स के लिए है ये पॉइंट। अगर कोई भी महिला ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहर क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहती है, कुछ विकास करना चाहती है, तो सपोज दैट उसके विलेज के ही उसके साथ नहीं देंगे, यानी उसका घर वाले ही उसके साथ नहीं होंगे। सबसे मेन मुद्दा तो यहाँ पर रहता है, दूसरे क्या साथ देंगे जब अपनों ने ही धोखा दे दिया। ठीक है, तो ये होता है कि अगर कोई भी लड़की अच्छे से पढ़ना चाहती है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, घर वालों को भी और जो विलेज के होते हैं उनको भी, तो उसका और प्रोत्साहन बढ़ेगा कि हाँ हम इस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो गांव में ये होता है कि अगर एक भी लड़की को थोड़ी अच्छी सी शिक्षा प्राप्त हो गई तो छोटे मोटे काम डाल लेती है, जैसे सिलाई का सेंटर खुल गया, ब्यूटी पार्लर खुल गया, ऐसा होता है ना, तो ये होते हैं कुछ उसके, तो उसको समानता का अधिकार दीजिए और अच्छी एजुकेशन यानी उसको शिक्षा दीजिए जिससे वो अपना डेवलप यानी विकास कर सके। ठीक है, अब अगला आएगा हमारा रूरल वर्सेस अर्बन। ठीक है, रूरल वर्सेस अर्बन, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें देखिए तीसरा है रूरल वर्सेस अर्बन। ठीक है, रूरल वर्सेस अर्बन, तो ये क्या होता है, देखिए रूरल वर्सेस अर्बन का मतलब ये होता है जो गांव होता है और शहर होता है, आप इसमें शिक्षा को कंपैरिजन करके देखेंगे तो क्या होगा, जो शहर होगा यानी सिटी होगी उसमें शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। शहर क्षेत्र में जो शिक्षा है वो अच्छी होने के कारण जो वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ है इतनी नहीं है। उसका रीजन क्या है, शहर का कोई भी व्यक्ति है पढ़ा लिखा है, मेल्स भी पढ़ा है फीमेल्स भी पढ़ा है, दोनों कपल हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब वो ये बैठकर प्लान बना सकते हैं कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो हम उनको इस स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छा जूता दिला सकते हैं, अच्छा बैग दिला सकते हैं, वो बात ये सोच सकते हैं बैठकर दोनों व्यक्ति। मान के चलिए कोई गांव की ले लीजिए आप बात, गांव में क्या होगा, गांव में तो आपने देखा ही होगा, गांव के लोग इतना विचार नहीं करते हैं। गांव के 3 साल तक का बच्चा आप देखोगे वो तो ऐसे ही घूमता रहता है, उसके पास कपड़े हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। शहर का बच्चा है 2 महीने का हुआ, उसको कपड़े में रखेंगे, उसको डायपर चाहिए, उसको और भी कपड़े चाहिए, इस प्रकार से उसकी व्यवस्था रहती है। गांव का अब तो 3 साल का ले 5-5 साल के बच्चे हो जाते हैं, ऐसे ही घूमते रहते, कोई मतलब ही नहीं। पिता को मतलब क्या होगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी 2 मंथ से ही, तो गांव का पिता भी जानेगा कि हाँ खर्चा होता है इस चीज में, तो उस हिसाब से वो अपनी जो कैपेसिटी है, सोचने की क्षमता है और ग्रोथ करेगा और अच्छा सोच सकेगा।
ठीक है। तो ये गांव और शहर में ये इफेक्ट रहता है कि जो शहर में जनसंख्या है वो आज अधिक मात्रा में स्थित है और गांव की जनसंख्या है वो आज भी कंट्रोल नहीं है। गांव में क्या कहते हैं लोग, गांव में जितने अधिक बच्चे होते हैं, मान के चलिए कोई भी लड़का है, अगर किसी व्यक्ति के 4 लड़के हुए तो वो क्या कहते हैं, हमारी तो लाठी तैयार हो रही है, बोलते हैं ना। 4 बच्चे हो गए तो क्या होता है, लाठी तैयार हो रही है। समझ लीजिए किसी दिन आप पे ही ना पड़े ये लाठी, है ना। देखिए लाठी तैयार ना कीजिए, 4 बच्चे पैदा करके लाठी तैयार ना कीजिए, एक बच्चा पैदा करिए, बिल्कुल बंदूक की तरह बनाइए, गन की तरह बनाइए, अगर एक भी लग जाए ना तो इंसान दोबारा उठ नहीं पाए। लाठी नहीं बनाइए, लाठी पैदा मत कीजिए, एक बच्चा बनाइए और राइफल की तरह बनाइए, अगर एक कहीं लग जाए तो दोबारा वो इंसान आपसे बोलने भी ना है। ठीक है, यानी अपने बच्चों को लाठी नहीं बनाना है, यानी 4 बच्चे पैदा नहीं करने हैं। ठीक है, अब चलिए अगली स्टेप क्या है, रिच वर्सेज पुअर। ये इफेक्ट क्या रहता है, अच्छे से समझना है सबको। रिच वर्सेज पुअर, इसका क्या इफेक्ट रहता है। देखिए इसमें हमारा ये रहेगा, कोई भी व्यक्ति धनी है और कोई भी व्यक्ति गरीब है। ठीक है, एक व्यक्ति धनी है और दूसरा व्यक्ति गरीब है। अब क्या होगा, जो धनी व्यक्ति है वो क्या करेगा, जब उसका बेबी बॉर्न होगा वो छोटे से ही उसके अच्छे से परवरिश करेगा, उसका अच्छे से लालन पालन करेगा, और जैसे ही वो 5th ईयर का हुआ उसको अच्छा सा स्कूल दिला देंगे, अच्छी सी कोचिंग्स दिला देंगे। और देखिए जो उसका बेबी बॉर्न होगा किसी भी शहर के व्यक्ति का यानी धनी व्यक्ति का, तो वो क्या सोचेगा उसके बारे में, उसको अपने बच्चे को जन्म देके उसको नौकरी दिलानी यानी जॉब दिलानी है। और जो गरीब का बच्चा है, गरीब क्या सोचेगा, उसको अपने बच्चे को जन्म देके उसको काम दिलाना है। ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो गरीब है और गरीबों का क्या होता है, जितने बच्चे अधिक होंगे वो उतनी ही मेहनत अधिक करेंगे। क्या होगा, वो उतनी मेहनत अधिक करेंगे। लेकिन जो धनी व्यक्ति है उसकी सोच क्या है, वो अपने एक ही बच्चा पैदा करेगा, लेकिन उसका सपना क्या होगा कि हमारा बेटा ऐसा होना चाहिए, छोटे से स्कूल जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा, और उसको एक जॉब के लिए रेडी करता है धनी व्यक्ति। और जो गरीब व्यक्ति होता है उसको देखिए ज्यादातर उसकी 12th तक यानी इंटरमीडिएट तक कंप्लीट करवा दी, एजुकेशन कहाँ तक हुई, इंटरमीडिएट तक कंप्लीट हो गई। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर देगा काम के लिए, किसी फैक्ट्री में या कहीं अन्य कामों में, जैसे कोई भी काम दिला देगा, कोई शॉप रखवा दी, कोई भी मैकेनिकल काम है उसमें काम दिला दिया। तो ये होता है गरीब और धनी व्यक्ति में अंतर, ये भी एक कारण बना हुआ है जनसंख्या वृद्धि का। कोई भी धनी व्यक्ति है तो वो अपने बेटे को जॉब दिलाने की सोचेगा, और जो गरीब व्यक्ति है वो कहेगा चलो काम मिल जाए, 2 वक्त की रोटी नसीब हो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो अपने बेटे को वो काम दिलाने की सोचता है। तो इसका भी पॉपुलेशन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, एजुकेशन, ये तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं, चाहे वो मेल से एजुकेशन हो या फीमेल से एजुकेशन हो, वो दोनों व्यक्ति के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, मेल से एजुकेशन या फीमेल से एजुकेशन, कोई भी हो एजुकेशन। ठीक है, अब आगे इसमें बात करते हैं कि जो जनसंख्या में जनगणना की जाती है, जनसंख्या का हमें पता कैसे लगता है, तो जनगणना की जाती है ना, उसी से तो पता लगता है कि जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या में जो जनगणना की जाती है, सबसे फर्स्ट में जनगणना किसने की थी। क्वेश्चन है हमारा आपसे, आप लोग जल्दी से बताइए कि जो जनगणना है सर्वप्रथम किसने की थी और कब की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट बार जनगणना कब और किसने की थी। सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। देखिए जरूरी नहीं आप आंसर राइट ही दो, यानी आंसर सही ही दो। आप देखिए कोई भी चीज सीखोगे तो गलती करोगे, सिंपल सी बात है। जो गलती ही नहीं, वो जो सीखेगा ही नहीं, वो गलती कहाँ से करेगा, नहीं करेगा ना। तो देखिए आप सीखने आए हो, आप अच्छे से आंसर करें, आपको अगर सही आता है सही करें, गलत आता है तो गलत करें। देखिए मेहनत आप पर डिपेंड करती है, जितनी आप मेहनत करोगे आपकी तैयारी उतनी वेस्ट होगी। ठीक है,
और आप देखिए जिस स्थिति में जी रहे हो उससे आगे बढ़िए, उससे आगे सोचिए। आप अपने घर की पोजीशन के साइड में रख के सोचिए आप किस तरह से पढ़ने आते हो। पढ़ने क्लास में इस तरह से आया करो कि क्लास में ही आपको लर्न हो जाया करे। हर क्लास में हम आपको बताते हैं कि जब भी क्लास आप अटेंड करने आओ तो इस प्रकार से क्लास अटेंड करो कि क्लास याद हो जाए। आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है कि हम क्लास पहले देखेंगे, फिर नोट करेंगे, फिर उसको नोट करके रख देंगे, फिर खाना खाएंगे, उसके बाद याद करेंगे। आपको ये नहीं करना है बेटा। बहुत आगे 5G लॉन्च हो चुका है, सभी बहुत आगे निकल चुके हैं, आप भी आगे निकलिए, उसी सोच में ना जिए। ठीक है। जैसे क्या था, एक बार एक हाथी का बच्चा होता है ना, आपने देखा होगा ना, हाथी का बच्चा होता है। हाथी का बच्चा आप समझते हो ना, हाथी में कितनी ताकत होती है, बहुत पावर होती है हाथी में। तो क्या होता है, जब हाथी का बच्चा होता है, छोटे से आप उसको एक रस्सी में बांध दीजिए हाथी के बच्चे को। उसने एक बार ताकत लगाई, भाई छोटा बच्चा था, रस्सी मोटी थी, तो उसने एक बार ताकत लगाई, वो रस्सी नहीं टूटी। दूसरी बार ताकत लगाई, फिर वो रस्सी नहीं टूटी। तीसरी बार फिर ताकत लगाई उसने कि शायद इस बार की रस्सी टूट जाए, फिर भी वो रस्सी नहीं टूटी। तो अब क्या हुआ, अब उसके माइंड में क्या बैठ गया कि अब ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। अब जब वो 2 महीने का हाथी का बच्चा था, अब इतना बड़ा हाथी का बच्चा हो गया, छत के जितना। उसके माइंड में क्या फीलिंग्स है कि अब हम इस रस्सी से खुल नहीं सकते, क्योंकि वो एक बार प्रयास कर चुका था। प्रयास कब किया था, जब वो 2 साल का था, तब उसने प्रयास किया था और क्या कहा था कि अब ये रस्सी नहीं खुलेगी। तब तो वो छोटा था, लेकिन जब आज उसकी पोजीशन है, बहुत बड़ा हो चुका है हाथी, फिर भी उसके माइंड में क्या है कि अब ये रस्सी नहीं टूटेगी। लेकिन क्या होता है, किसी दिन वो रस्सी उसने करने तेज लगाई, ताकत तेज लगाई थोड़ी, तो वो रस्सी टूट गई। अब लोग क्या कहते हैं कि हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। अरे हाथी पागल हो गया, उसने रस्सी तोड़ दी। लेकिन क्या हुआ, हाथी पागल नहीं हुआ है, हाथी को अक्ल आई है। हाथी को उस दिन अक्ल आई है जिस दिन उसने रस्सी तोड़ी। तो देखिए दुनिया कुछ भी कहे, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, अपना टारगेट फिक्स किए हो, तो रास्ते कोई भी हो, आपको मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है। दुनिया उसी दिन आपको पागल कहेगी, उसी दिन आप समझ लेना कि आपने अपना टारगेट पा लिया है। ठीक है। यानी हाथी ने जिस दिन वो रस्सी तोड़ी, तो उस दिन आपको उसको पता लगा कि हाँ ये रस्सी हम तोड़ सकते थे, ये काम हम कर सकते थे। अगर आपसे भी कोई इस तरह की उम्मीद रखता है कि ये इंसान पागल है, तो कोई बात नहीं। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए पागल हो, तो अपने लक्ष्य के लिए पागल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतिहास पागलों ने ही रचा है। पढ़ा किसने है, होशियार लोगों ने। ठीक है। तो आपको इतिहास लिखना है या पढ़ना है, आपको इतिहास लिखना है, तो पागल होना बहुत जरूरी है शिक्षा के लिए। ऐसे पागल नहीं होना है, ठीक है, वरना आप लोग पागल हो जाओगे। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, लार्ड मेयो ने किसने दी जनसंख्या, जो जनगणना है फर्स्ट बार किसने की थी, लॉर्ड मेयो ने की थी। और कब की थी, 1872 में, यानी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने फर्स्ट बार जनगणना की थी। लेकिन ये किस प्रकार की जनगणना थी, पूर्ण नहीं हुई थी ये जनगणना। किस प्रकार की थी, पूर्ण नहीं हुई थी। तो इसमें पॉइंट बनाएंगे हम लोग अगला क्या, कि प्रथम बार जनगणना किसने की थी, नाम बताइए सभी लोग, किसने की थी, तो लॉर्ड मेयो ने की थी। क्या नाम है उस व्यक्ति का, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। कब की थी, 1872 यानी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने फर्स्ट बार जनगणना की थी। ये जनगणना जो शब्द है, इंग्लैंड में जनगणना हो रही थी। तो किन्होंने सुना, लॉर्ड मेयो ने सुना कि जनगणना क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है। तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने उसमें सर्च किया कि जनगणना किसी भी देश की अगर हम जनसंख्या काउंट करेंगे तो वो होती है जनगणना। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम अपने भारत की क्यों ना जनसंख्या काउंट करें। तो
सबसे फर्स्ट बार जनगणना की थी लॉर्ड मेयो ने, और कब की थी? 1872 ईस्वी में की थी। अब देखिए जो ये जनगणना ये तो प्रथम बार हुई लेकिन पूर्ण नहीं हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि सबसे पहले पूर्ण जनगणना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बना जाके कि प्रथम बार पूर्ण जनगणना किसके द्वारा की गई थी? पूर्ण जनगणना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। नाम सभी के याद रखने हैं आपको। फर्स्ट बार की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा जो पूर्ण नहीं हुई थी। सेकेंड बार भी की गई, लेकिन इसको सेकेंड नहीं हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रथम बार पूर्ण जनगणना। ये पूर्ण नहीं थी और ये पूर्ण है। तो जो पूर्ण जनगणना थी ये किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। और कब की थी? तो उन्होंने की थी 1881 में, यानी 1881 ईस्वी में की थी। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। इन्होंने पूर्ण जनगणना की थी, यानी जितने भी इंडिया में हमारे व्यक्ति थे, जितने भी उनकी पूरी काउंटिंग की थी, तो यानी पूर्ण जनगणना की थी। ठीक है, तो किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। 1881 में की थी, यानी 1881 में की थी। जो वर्तमान में 2011 में जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 2011 में जनगणना हुई थी। ये किस नंबर की जनगणना थी? तो ये 14वें नंबर की जनगणना थी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 में कौन सी जनगणना की गई थी, तो 14वीं की गई थी। लेकिन जब हम इसे भी काउंट करेंगे फर्स्ट वाली जनगणना को, तो कौन सी है? 15वीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वाली को काउंट नहीं करेंगे तो 14वीं हो जाएगी। अगर इसको काउंट करेंगे तो 15वीं जनगणना हुई थी 2011 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब आगे देखते हैं, जनसंख्या का विभाजन देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? जनसंख्या का विभाजन। तो देखिए जनसंख्या का विभाजन यानी जो जनसंख्या विस्फोट हुआ था, कब कब हुआ था? तो क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या का विभाजन किस वर्ष अधिक रहा, यानी जो जनसंख्या है, विभाजन का मतलब होता है जैसे इस ईयर में तो जनसंख्या स्थिर है, लेकिन अगले साल में क्या होगा? बहुत अधिक ग्रोथ होगा जनसंख्या में। तो ये था जनसंख्या का विभाजन। ठीक है, तो इसमें देखिए जनसंख्या विभाजन 2 वर्ष रहा था। कब रहा था? जनसंख्या विभाजन। ठीक है, तो ये 2 वर्ष रहा था। कौन कौन से वर्ष थे? पहला था इसमें 1911 में, 1921 में, सॉरी कब था? 1921 में, यानी 1921 में। और दूसरा विभाजन था 1951 में, यानी 1951 में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन हमारा ये आएगा कि महान विभाजन कब हुआ था और लघु विभाजन कब हुआ था। तो देखिए इसमें जो 1921 में हुआ था ये लघु विभाजन था, यानी इसमें जनसंख्या ग्रोथ इतनी नहीं हुई थी, पॉपुलेशन ग्रोथ इतना नहीं हुआ था। और जो 1951 है यानी 1951 है, इसको महान विभाजन कहा गया। ठीक है, महान विभाजन कहा गया। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा कि महान विभाजन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। ठीक है, और लघु विभाजन कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। समझ में आया आपको यहाँ तक? तो ये थे जनसंख्या से संबंधित कुछ पॉइंट जो हमने आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझा पाए होंगे। तो जितने भी लोगों को अगर आज की क्लास समझ में आई है तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और अगर तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे प्यारे भाई ने, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए टॉपिक आपको इसी तरह से, देखिए बात क्या है कि शिक्षा तो वही है ना, वही पुस्तकें हैं, वही पढ़ाई है। क्या है, कोई अच्छे से समझा पाता है, कोई नहीं समझा पाता है। तो देखिए जितना हो रहा है हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आगे जो आगे क्लास आने वाली है उसमें और अच्छा समझा पाएंगे।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सबकी सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।